नमस्कार डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मैं आभा चावला हूँ। मैं इस मंथ को डॉक्टर मंथ के नाम से सेलिब्रेट कर रही हूँ, जिसमें मैं हर रोज एक नए डॉक्टर का इंटरव्यू डाल रही हूँ। ये मेरी एक समाज में कोशिश है, जिससे कि मेरे अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे परेशान ना होना पड़े। सबके पास में सब लोग हर किसी को जानते हैं, लेकिन क्या होता है, ये जो आप लोगों का जिस्ट होता है ना, ये कई लोगों को समझ में नहीं आता। मतलब स्पेशल कौन सा डॉक्टर किस चीज के लिए बना है, उनके पास किसको ज्यादा है, क्या फायदा होगा, इस बारे में मैं अवेयरनेस करने के लिए आप लोगों का इंटरव्यू डाल रही हूँ। आप लोगों ने कोरोना में हमें बहुत सपोर्ट किया। आपका इसके लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने अपने परिवार में को ना देखते हुए हम जनता के लिए अपना जो योगदान दिया, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और आपका वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। हाँ, धन्यवाद आभा चावला जी। मैं डॉक्टर मनीष शरण श्रीवास्तव, पेशे से नेत्र विशेषज्ञ, रायपुर मेडिकल कॉलेज से 1985 में MBBS और 1988-89 में DOMS करके मैंने हैदराबाद से जाकर SICS और FECO ट्रेनिंग लिया है और कुछ समय प्रशिक्षण मैंने MGM आई इंस्टीट्यूट से भी प्राप्त किया है। वर्तमान में मैं छत्तीसगढ़ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आई डिपार्टमेंट का हेड हूँ तथा अपना स्वयं का वरुण नेत्रालय संतोषी नगर रायपुर में संचालित करता हूँ। अच्छा, आप इस काम को कितने वर्षों से कर रहे हैं? मैंने जब पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री तत्काल मैंने राज्य शासन जो कि तत्कालीन मध्य प्रदेश शासन था, स्वास्थ्य विभाग में मैंने BHS के अंडर में 27 साल की शासकीय सेवा पूर्ण की है और उसके बाद मैंने ऐच्छिक सेवा निवृत्ति लेकर वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर विगत 3 वर्षों से प्राइवेट सेक्टर में अपना एक कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट एंड फेको सर्जन के रूप से अपना सेवाएं दे रहा हूं रायपुर शहर में। मुझे पूरा तजुर्बा 30 वर्षों से भी ज्यादा का है। ओके सर, आप को इस काम को करने में क्यों अच्छा लगता है? ऐसी क्या बात है आपने ये जो चुना, ये इसका पीछे की वजह? हाँ, क्योंकि मेरे पिता डॉक्टर विनोद चंद्र श्रीवास्तव मेरे प्रेरणा स्रोत रहे और स्कूल लाइफ से मैं बचपन से ही उनको चिकित्सक के रूप में अपने घर पर देखता था, उनके वर्क प्लेस पर देखता था। तब से ही मुझे प्रेरणा मिलती थी कि बड़ा होकर मैं भी एक कुशल चिकित्सक बनूं और नेत्र विभाग लेने के पीछे भी मेरा पिता की ही प्रेरणा थी, जो मैं उनके पोस्टिंग प्लेस में जहां जहां वो गवर्नमेंट जॉब में जाते थे, मैं जाकर उनके साथ आई कैंप्स अटेंड करता था MBBS की शिक्षा के दौरान 1984 में। तब फिर मुझे नेत्र विभाग में कार्य करने की रुचि जागृत हुई और मेरा सिलेक्शन DK हॉस्पिटल में नेत्र विभाग में हुआ। तब से फिर मैं नेत्र विशेषज्ञ के तौर पर कार्य कर रहा हूं और समाज को अपनी सेवाएं दे रहा हूं। आपसे बहुत अच्छी जानकारी मिली हमें। अब आपको के इस काम को करने में आपको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? आपकी लाइफ में आपने इतने सालों में आपको किन किन तकलीफों का सामना करना पड़ा? हाँ, जैसा कि शासकीय सेवा में रहते हुए विभिन्न स्थानों पर पदस्थापना हुई, जैसे अभनपुर और पलारी विकासखंड और गरियाबंद विकासखंड और महासमुंद जो जिला बन गया, इन जगहों पे, और उसके साथ ही जिला चिकित्सालय रायपुर, इन स्थानों पर रहते हुए
क्योंकि ट्रांसफरेबल जॉब था तो मैं सभी जगह नेत्र सर्जरी का कार्य किया। तो प्रारंभ में हमें नेत्र शिविर आयोजन करने में एनजीओ के मदद से कैंप संचालित करना होता था। उस समय हमें तकलीफों का सामना करना पड़ता था कि किसी जगह हमको गांव में जाकर, विकास खंड मुख्यालय में जाकर, ब्लॉक हेडक्वार्टर्स में उनको जाकर सरपंच से और बीएमओ के सहयोग से आई कैंप्स आयोजित करते थे और उसमें प्रतिदिन 40 से 50 नेत्र ऑपरेशन, ये तब की बात है जब लेंस प्रत्यारोपण ऑपरेशन नहीं किए जाते थे, केवल मोतियाबिंद आंखों से निकालकर पट्टी रखकर उनको 5 दिन हॉस्पिटल में या कैंप साइट पर रोका जाता था। तो उस समय लंबे समय तक हम लोग नेत्र शिविर स्थल पर रुककर रोगियों की सेवा करते थे और जो भी तकलीफें वहां आती थी, भोजन की समस्या, दवा की समस्या, आवागमन की, उसको स्थानीय प्रशासन से मिलकर उसको सॉल्व करते थे। तो प्रारंभिक कठिनाइयां जो भी आई उसको कुशलता पूर्वक सभी के सहयोग से, जिला प्रशासन, सिविल सर्जन, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, इन सब के सहयोग से उसे संचालित किया जाता था। आपका आगे का मिशन क्या है? मेरा उद्देश्य है कि एक समाज के सभी बुजुर्ग व्यक्ति, जिसमें छत्तीसगढ़ की मुख्य बीमारी नेत्र की, जो अंधत्व का एक बहुत बड़ा कारण है, दृष्टिहीनता का बहुत बड़ा कारण है, मोतियाबिंद, कांचबिंद और कुपोषण के द्वारा होने वाली नेत्र की समस्या, और लगातार कम्युनिटी ऑफ्थेल्मोलॉजी के क्षेत्र में कार्य करके अंधत्व के, दृष्टिहीनता के प्रतिशत को कम करना और छत्तीसगढ़ को मोतियाबिंद मुक्त प्रदेश के दिशा में अपने कदम तेजी से आगे बढ़ाना, ताकि गुणवत्तापूर्ण शल्य क्रिया, जो कि सेको पद्धति कहलाती है, उसके द्वारा बहुत ही जल्दी नेत्रों की ज्योति वापस आती है किसी भी उम्र में। तो मेरे जीवन का लक्ष्य मोतिया मुक्त छत्तीसगढ़ राज्य में अपना योगदान देना। आपके इस क्षेत्र के लिए आने वाली नई जनरेशन को किस तरीके की पढ़ाई करनी होती है? बहुत ही अच्छा सवाल है आभा जी। 30 वर्ष के मेडिकल प्रैक्टिस के इतिहास में हम सब ने प्रतिदिन टेक्नोलॉजी को और आधुनिक चिकित्सा पद्धति, जिसमें लेजर के द्वारा उपचार और बहुत सारी शल्य क्रिया जो बहुत ही कम समय में बिना चीरा लगाए, बिना गहरा जख्म दिए मरीजों को हम लोग सुविधा प्रदान कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी वर्तमान परिवेश में हावी हो चुकी है। और जो नए स्टूडेंट्स, छात्र चिकित्सा महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, उनको लेटेस्ट नॉलेज के लिए टेक्स्ट बुक स्टडी बहुत जरूरी है, जो हम लोग भी किया करते थे। वर्तमान पीढ़ी, हमने देखा कि वर्तमान पीढ़ी जो अभी MBBS पोस्ट ग्रेजुएट करके आते हैं, वो अधिकतर सुविधा की दृष्टि से IT सेक्टर का इस्तेमाल करते हुए, गूगल का इस्तेमाल करते हुए तत्काल ही कोई सवाल का जवाब ढूंढ लेती है। पर पहले स्टूडेंट्स खूब पढ़ाई करते थे, उसको बार बार याद करते थे और उनकी मेमोरी काफी शार्प, लंबे समय तक उनको याददाश्त रहती थी। पर क्षणिक सुविधा के लिए जो वर्तमान बच्चे स्टूडेंट लाइफ में जिस तरह से अपनी स्टडी कर रहे हैं, उसमें राइटिंग वर्क और मेमोराइजेशन का बहुत ज्यादा समावेश होना चाहिए, ताकि हर वक्त हम किसी एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम या गैजेट्स के आश्रित ना हो। अगर विद्युत प्रवाह नहीं है और हमको कार्य करना पड़ रहा है, हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी का साधन नहीं है, जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल, तो भी हम
रोगियों का बहुत ही अच्छे से इलाज कर सकें, इतना अपना ज्ञान बढ़ाना होगा, जो कि टेक्स्ट बुक शिक्षण पद्धति से की जा सकेगी। आप थोड़ा सा हमें ये बताइए कि किन किन बीमारियों वालों को ये आंखों की बीमारी होने का चांसेस ज्यादा होता है? जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है मुझे, तो क्या मुझे ज्यादा चांसेस होएगा? या मुझे डायबिटिक है तो क्या मुझे आंखों में मेरे असर पड़ेगा? ये किन किन बीमारी वालों को असर पड़ता है? ये बेहद ही प्रासंगिक प्रश्न है और खास तौर पे कोरोना काल के बाद, सेकंड वेव कोविड होने के बाद हम सबको एक बार तुरंत ही जितना जल्दी हो 50+ वाले जितने इंसान हैं जिनकी उम्र 50 से ज्यादा है, उनको अपना कंप्लीट मेडिकल चेकअप कराना चाहिए। और जो आपने प्रश्न पूछा कि किन किन शारीरिक बीमारी या जिनको कोमॉर्बिडिटीज कहते हैं, अब ये शब्द पूरे देश के लिए जाना पहचाना हो गया, कोमॉर्बिडिटी, जो कि अन्य नॉन कम्युनिकेबल डिसीज एनसीडी में आता है। एनसीडी नॉन कम्युनिकेबल डिसीज, जैसे कि कैंसर, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज, डायबिटीज मेलिटस, एंडोक्राइन डिसऑर्डर, ज्वाइंट पेन, ये सभी बीमारियां नेत्र के पर्दे पर, जिसे हम रेटिना कहते हैं, उस पर असर डालती हैं। अगर बीमारी कंट्रोल में रहा, जैसे कि शुगर आपका 140 के आसपास आपने कंट्रोल किया हुआ है, भले आपको मधुमेह की बीमारी है या डायबिटीज है, अगर आपका शुगर लंबे समय तक कंट्रोल है तो आंखों पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर लंबे समय, जैसे कि 10 साल 15 साल अगर डायबिटीज है, तो हर 6 महीने में आंख के पर्दे की जांच और अपने चश्मे की जांच जरूरी है। चाहे वो हृदय रोग का मरीज हो, चाहे वो डायलिसिस का पेशेंट हो, चाहे वो हाइपरटेंशन का रोगी हो, या डायबिटीज का और थायराइड ग्लैंड्स का, तो इनको अपने आंखों की नियमित जांच करानी चाहिए। या जिनके आंखों में पूर्व में कभी चोट लगा हो, उनको अपना नियमित जांच कराना चाहिए। ये जैसा भी सुनने को मिला है कि ब्लैक चालू हुआ है, ब्लैक वाला, तो ये क्या ये भी हमारी आंखों पर असर करता है? या जिनको कोरोना हुआ है तो उनका आंखों में असर होने के चांसेस ज्यादा है? आपने जो प्रश्न किया है वो है ब्लैक फंगस। ब्लैक फंगस मतलब म्यूकरमाइकोसिस। ये बहुत ही पुरानी बीमारी है, ये कोविड के समान नई बीमारी नहीं है, 21वीं शताब्दी का रोग नहीं है। ये सभी डॉक्टर्स को, मेडिकल साइंस के जितने भी विशेषज्ञ हैं, सभी को पूर्व से ज्ञात था। म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस होता है, अपॉर्चुनिस्टिक फंगस, या जिसे मौका परस्त फफूंद कहते हैं, जो शरीर में कहीं न कहीं गंदगी के द्वारा प्रवेश करता है। ये बीमारी पहले से हमको मालूम थी। अभी अप्रैल के महीने में, अप्रैल 2021 के बाद से आंख में, नाक में, गले में और जीभ में ये फंगस बहुत ज्यादा देखा गया। उन लोगों में ज्यादा पाया गया, या तो वो कोविड के इलाज के दौरान सीरियस हुए, आईसीयू में भर्ती हुए, जिनको हैवी डोज स्टेरॉयड चला इंजेक्शन के रूप में या टैबलेट के रूप में, जो बहुत दिन तक कोमा में थे या बेड रिडन थे, या जिनको लंबे समय तक शुगर का लेवल बढ़ा रहा और हाइजीनिक कंडीशन जिनकी ठीक नहीं थी, जो कुपोषित थे, जिनको प्रॉपर भोजन नहीं मिला उस दौरान, उन्हीं को ब्लैक फंगस का संक्रमण हुआ। ये बीमारी एक मरीज से दूसरे मरीज को नहीं फैलती। ये जिस रोगी को लगता है वो उसी के शरीर में रहता है। उसके परिवार वालों को ब्लैक फंगस से एक दूसरे से फैलने का खतरा बिल्कुल नहीं है। पर ये काफी चिंताजनक रोग है और ये ईएनटी डॉक्टर्स और डेंटिस्ट अधिकतर डायग्नोस करते हैं, या उसके पास ही मरीज पहली बार जाता है।
नेत्र विशेषज्ञ के पास बहुत कम म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस के मरीज नेत्र विशेषज्ञ के पास बहुत कम आते हैं, और जब तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आंखों में दर्द होना, पलकों में सूजन होना, अचानक धुंधला दिखना, ये उसके लक्षण हैं। अगर किसी को भी जो कोरोना से स्वस्थ हो चुके हैं और उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उनको अवश्य अपना नेत्र परीक्षण कराना चाहिए या ईएनटी चेकअप कराना चाहिए नाक कान गला विशेषज्ञ के द्वारा। आपके उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ एरिया है, यहाँ अभी भी बहुत सारे घरों में जैसे वॉशरूम नहीं है, लोग बाहर जाके बैठते हैं, तो क्या इनको ये चांसेस ज्यादा हो रहे हैं? क्योंकि ये म्यूकरमाइकोसिस कूड़े में, गंदे स्थान पे और नाली के पानी, रुके हुए पानी में भी पाया जा सकता है। तो जिन लोग अपना हाथ मुंह गंदे पानी में धोते हैं, चाहे वो नाला हो, चाहे वो तालाब हो जहाँ मवेशी भी जाती हैं, अगर उसमें कोई अपना शरीर साफ करता है या कुल्ला करता है तो खतरा बना हुआ है। ऐसे ही गंदे स्थान पर यह फंगस पाया जाता है। और जिनको कोरोना नहीं भी हुआ है, अगर वो गंदे पानी में, कीचड़ में, दलदल में अपने शरीर को रखते हैं, जैसे कि हमारे किसान बंधु खेतों में जाते हैं, पर वहां पे अगर फ्रेश पंप का पानी उनके खेतों पे सप्लाई किया जाता है तो उनको खतरा बिल्कुल नहीं है। पर वही बदबूदार पानी या सड़ा हुआ, अगर कोई रुका हुआ पानी अगर खेतों पे चलता है, कीचड़ में आता है, तो उनके शरीर में ब्लैक फंगस प्रवेश करने का खतरा रहता है। पर वो प्रवेश करेगा नाक और मुंह के रास्ते से ही। अगर पैर हमारा दलदल में फंसा हुआ है तो चमड़ी के द्वारा ये प्रवेश नहीं करता, और नाक और मुंह के द्वारा ही ये ब्लैक फंगस शरीर के अंदर प्रवेश करता है। मतलब तालाब में नहाना, और तालाब के में जैसे पुराने जमाने की औरतें और या आज भी देखा जाए तो गांव में लोग नहाते हैं, और बाहर वॉशरूम में जाना, ये सब मोस्टली बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं इस बीमारी के, तो इनसे हमको बचना चाहिए। आपके उससे मुझे आज ऐसा लग रहा है। हाँ, आपने सही बताया। तालाब का पानी पूरे देश में प्रदूषित हो चुका है, ये सभी जानते हैं। गांव के रहने वाले भी जानते हैं कि जिस तालाब में एनिमल्स भी नहाते हैं या पानी पीने जाते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, गाय हो, भैंस हो, वो पानी इंसान के उपयोग के लिए नहीं रहता, खासतौर पे स्नान करने के। बाकी दूसरे काम लोग करते ही हैं। केवल नहर का पानी, बोरिंग का पानी, फ्री फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी मानव शरीर के लिए सुरक्षित माना गया है। जैसे नदी में स्नान, नहर में स्नान करना, वहां कपड़े भी धो सकते हैं, जबकि पर्यावरण के हिसाब से तो साबुन से कपड़े धोना अब नदी और तालाब में भी प्रतिबंधित हो रहा है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है साबुन का वो डिटर्जेंट का झाग। इसलिए बोरिंग के पानी से ही हमारे शरीर की सफाई और कपड़ों की सफाई करनी चाहिए। आपकी कोई पर्सनल हॉबी? हाँ, मेरा चूंकि चिकित्सा महाविद्यालय के अध्ययन के दौरान ही गीत संगीत और फाइन आर्ट में मेरा रुझान था, जो आज तक कायम है। और आपको जानकर यह प्रसन्नता होगी कि सन 2013 दिसंबर के महीने में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर का 50वां वर्ष, या जिसे हम गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन कहते हैं, उस दौरान हम लोगों ने एक टीम बनाई जो रायपुर के 18 से 20 डॉक्टर, जिसमें अलग अलग कलाकार, कोई संगीत से जुड़ा हुआ, कोई वादन से, और मेरी भी हॉबी
गायकी की तरफ ज्यादा है और मैं कराओके सिंगिंग करता हूँ। हम लोग का डॉक्टर्स का भी एक डीएमसी का फेसबुक पेज है जिसमें हम लोग डॉक्टर्स म्यूजिकल क्लब के नाम से अपने अपने गाने हफ्ते हफ्ते में उसमें अपलोड करते हैं, जो हमारे चिकित्सक बंधु जो अलग अलग शहरों में रहते हैं वो उनको सुन सकते हैं। आपका एक गाना हमारे दर्शकों को भी अगर आप सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा, कि ये पता चले कि देखो आप कैसे दोनों चीजों को कर रहे हैं। एक डॉक्टर का एक प्रोफेशन जो कि दिन रात हर समय है का है, साथ में इसको भी आपने उतना ही दिया, तो इससे ज्यादा ही थोड़ा सा एक हो पाएगा कि हम लाइफ में और भी चीजों को अपने साथ में ऐड कर सकते हैं अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ये नहीं है कि हम सिर्फ काम ही करें, उसके साथ में हम अपनी पर्सनल हॉबीज को भी अगर मेंटेन करें तो हम अपने स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं। तो एक गाना अगर आपकी तरफ से हो जाए तो बहुत मजा आ जाए। जी आभा जी, आपके निवेदन पर मैं एक ताहिर लुधियानवी जी का लिखा हुआ मेरे प्रिय पसंदीदा गायक मोहम्मद रफी साहब की आवाज में एक गीत पेश कर रहा हूँ जो हम सभी को प्रेरणा देता है। ये बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है जो कि हम सब जब भी तनाव में रहते हैं जिसको सुनने के बाद हमें बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है। ये गाने के बोल हैं। पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात नहीं। सर झुकाने से कुछ नहीं होता, सर उठाओ तो कोई बात बने। नफरतों के जहान में हम तो, नफरतों के जहान में हमको प्यार की बस्तियां बसानी है, प्यार की बस्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। पोंछ कर अश्क अपनी आँखों से, मुस्कुराओ तो कोई बात बने। वाह वाह, आपकी ही बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे दर्शकों को भी जो इस YouTube चैनल के द्वारा इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सब की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आपको तो ऐसे ही कंट्रीब्यूशन हमारे देश में आप हमेशा करते रहे, यही आपसे निवेदन करती हूँ। थैंक्स, आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम, थैंक्स आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम में से हमारे लिए ये अपने कुछ पलों में दिए और इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू।